तो आज इस वीडियो में हम 12th के पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर चालू करने वाले हैं जिसका नाम है की कंसेप्ट्स एंड इश्यूज सिंस 1991 ग्लोबलाइजेशन। तो पहले चैप्टर में हमने क्या देखा था कि वर्ल्ड मतलब ऐसा पूरी दुनिया दो पार्ट में डिवाइड थी। बाइपोलर वर्ल्ड था, एक तरफ था यूएसए, एक तरफ था सोवियत यूनियन। तो बाद में उसमें कोल्ड वॉर में कौन जीता? यूएसए। और क्योंकि सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया, क्योंकि उसमें इंटरनल रिवोल्ट हो रहे थे यूएसएसआर में। सब इंडिपेंडेंट कंट्री की डिमांड कर रहे थे एथनिक आइडेंटिटी के बेसिस पर। तो ये सब हमने देखा था। और फिर बाद में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो गया जिसमें अमेरिका का एकदम डोमिनेंस बहुत बढ़ गया था और अमेरिका एक सुपर पावर बन गया था। और सब जो भी जितने भी कंट्रीज थे सब अमेरिका के सपोर्ट में थे। और जो सोवियत यूनियन था वो एकदम अलग अलग टुकड़ों में बढ़ गया और एक पूरा उसका मेजर पोर्शन वो रशिया आज कहलाता है। बाकी सब उसके यूक्रेन और बाद में जो भी दूसरे जो कजाकिस्तान ऐसा ये सब पार्ट उसके आज अलग अलग कंट्री कहलाते हैं। तो ये सब हमने देखा था। लेकिन जब 1991 के बाद जो कोल्ड वॉर 1991 के पहले एंड हुआ, तो उसके बाद एक ग्लोबलाइजेशन ये टर्म मतलब बहुत ऐसा मतलब डिस्कशन या फिर डिबेट में आने लगा ये ग्लोबलाइजेशन टर्म। तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, 9th या फिर 10th या 11th स्टैंडर्ड में भी बात आपने इकोनॉमी या कहाँ ना कहाँ सुना होगा। तो ग्लोबलाइजेशन ये जो टर्म बाद में आने लगा एकदम पिक्चर में, तो ये इसका जो इफेक्ट या फिर इसका जो इन्फ्लुएंस था वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट या आइडियोलॉजिकल चेंजेस हुए, पॉलिटिकल चेंजेस हुए, टेक्नोलॉजिकल सोशल और कल्चरल चेंजेस हुए पूरी दुनिया में 1991 के बाद। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन टर्म था ये पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद आया। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, इससे रिलेटेड है और कैसा होता है। तो यहाँ ये आपको अभी हम बताने वाले हैं व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन में। सिंपल वर्ड्स में हम क्या है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन ऐसा हम कह सकते हैं कि इंटरकनेक्टिविटी, मतलब एक पार्ट दूसरे से एकदम इजीली कनेक्टेड है। मतलब जैसे कि पहले एक अगर इंडिया में कोई रह रहा है, भारत में रह रहा है, तो वो और दूसरा कोई अमेरिका में, तो उनका एक कनेक्टिविटी बहुत मतलब इजी नहीं थी एकदम। उन लोग बात जैसे उनको अगर बात करनी है कुछ तो वो बात नहीं कर सकते थे, या फिर मिलने जाना है उधर से उधर तो वो मिल नहीं सकते थे, मतलब पॉसिबल नहीं था। लेकिन आज के टाइम में जब टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गई है, हाईटेक टेक्नोलॉजी बनने लगी है, तो उसकी वजह से क्या है कि इंटर कनेक्टिविटी मतलब बढ़ गई है। लोग एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा सकते हैं और इजीली भले कौन से भी वर्ल्ड के कॉर्नर में रहे वहाँ बात कर सकते हैं एक दूसरे को, और कुछ भी भले एजुकेशन है वो भी ले सकते हैं। इस कंट्री का पर्सन या इंडिविजुअल दूसरे कंट्री में जाके भी पढ़ सकता है। मतलब इंटर कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। मतलब जैसे कि गांव में, जैसे हम एक गांव भी बोल सकते हैं कि एक ही गांव में सब ऐसा हो रहा है। एक छोटा सा एक विलेज बन गया मतलब पूरा वर्ल्ड। पहले जैसे कि बहुत बड़ा था, अभी जैसे कि एक छोटा हो गया, क्योंकि हम किधर भी कुछ भी प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आज। तो जैसे कि एग्जांपल दिया है कि आज हम घर पे बैठे बैठे हम जैसे कि वीडियो लेक्चर्स हमारे जो अभी कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ है, तो जैसे कि अगर हमारे टीचर कौन से भी दूसरे स्टेट में, जहाँ पर जैसे कि हम पहले जैसे कि हम महाराष्ट्र में थे, तो महाराष्ट्र में हम पढ़ते थे, लेकिन हम महाराष्ट्र में बहुत जगह से अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं पढ़ने, बच्चे मतलब। तो जब भी जैसे हम लोग उनके रिस्पेक्टेड जिधर भी रहते थे अभी उस स्टेट में चले गए, तो वो टीचर भले ही महाराष्ट्र में पढ़ा रहे हैं, तो आज वो उनसे भी मतलब पढ़ाई या फिर सीख सकते हैं। मतलब क्योंकि उनके जो भी वेबिनार हुआ या फिर गूगल क्लासरूम हुआ, गूगल मीट हुआ, और जो भी जूम हुआ, उसके थ्रू लेक्चर्स हो रहे हैं। भले वो बच्चा जैसे गुजरात में हो या फिर यूपी में हो, तो उधर बैठे बैठे भी वो टीचर उनको बच्चों को पढ़ा सकती है। तो ये सब क्यों पॉसिबल है? क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट इतना है। और जैसे कि हम आज व्हाट्सअप यूज़ करके, जैसे कि अगर कोई अमेरिका में बच्चा बैठा है या फिर कोई भी पर्सन हमारा दोस्त या फिर कोई भी रिलेटिव है वो उधर बैठा है, तो उससे भी हम आज व्हाट्सअप के थ्रू बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, या फिर ऑडियो कॉल भी, जो भी हम पॉसिबल है वो हम कर सकते हैं आज ईजिली, और एक दूसरे से एकदम कनेक्टेड रह सकते हैं। नहीं तो पहले कनेक्टिविटी ईजी नहीं थी, और हमें बाद में मालूम पड़ता था जैसे कि इसकी डेथ भी हो गई या फिर कोई भी कुछ भी हो गया, तो हमें बहुत दिनों बाद या महीनों बाद मालूम पड़ता था, क्योंकि वो मैसेज आते आते बहुत टाइम लग जाता। लेकिन आज जैसे ही कुछ भी हुआ तो हमें मिनटों में मालूम पड़ जाता है, भले वो खुद से फैमिली से रिलेटेड कुछ भी बात हो या फिर कोई भी मतलब पर्सनैलिटी लो एकदम सेलिब्रिटी या फिर उससे रिलेटेड कुछ भी, आज हमें एक मिनटों में मालूम पड़ जाता है। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन का एग्जांपल या फिर इफेक्ट बोल सकते हैं हम। तो जैसे कि
हमें इंडिया के जो कुछ भी हमारे जो भी गुड्स और सर्विसेज है आज वो हम कंट्री वर्ल्ड के कौन से भी पार्ट में आज हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और वर्ल्ड के कौन से भी गुड्स या प्रोडक्ट है सर्विसेज है वो आज हम इंडिया में बैठे बैठे यूज़ कर सकते हैं या फिर ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये है ग्लोबलाइजेशन का सब इफेक्ट्स या फिर जो भी फीचर्स बोल सकते हैं हम। कनेक्टिविटी बढ़ी है, मतलब एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ और पूरे वर्ल्ड का, मतलब जो उसकी वजह से जो एक कंट्री में जैसे कुछ इफेक्ट हुआ या फिर कुछ भी ऐसा इम्पेक्ट हुआ तो पूरे वो कंट्री से जितने भी दूसरे कंट्री एकदम लिंक है या फिर ट्रेड में या फिर कोई कौन से भी लेवल पे, तो वो कंट्री भी अफेक्टेड हो गए। जैसे कि अगर चाइना में जैसे अभी कोरोना वायरस पेंडेमिक हुआ, उधर मतलब ये सब तो उधर जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो एकदम बंद हो गए। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो कंट्रीज़ थी वो चाइना के जो भी रॉ मटेरियल या फिर जो भी उधर के एकदम छोटे-छोटे कोई भी जैसे कि बाइक है या फिर कोई भी जैसे कि मोबाइल है, तो उसके जो भी जो पार्ट्स हैं मतलब अलग-अलग बनते हैं वो सब चाइना से आते थे, फिर इधर असेंबल होते थे जैसे इंडिया में। तो वो उधर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शट डाउन हो गए, बंद हो गए। तो उसकी वजह से क्या हो गया हमारे इंडिया को भी इम्पैक्ट हुआ। तो मतलब एक कंट्री में अगर कुछ हो रहा है, इंसिडेंट हुआ, तो उसका इम्पैक्ट बाद में उससे जो कनेक्टेड कंट्री है या फिर उसका कुछ रिलेशन है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट होता है। इसे बोलते हैं हम ग्लोबलाइजेशन। तो आज ग्लोबलाइजेशन की वजह से सब इंटरलिंक है, एक एक के ऊपर कुछ इफेक्ट होता है तो उसका रिएक्शन भी दूसरे को भी झेलना पड़ता है। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है। अभी ये थोड़ा मतलब जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से चेंजेस हुए, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है अलग अलग जो भी, जैसे कि हमारे कल्चर पे या फिर पॉलिटिकल लेवल पे या फिर इकोनॉमिक लेवल पे, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया और उसका जो भी इश्यूज़ है वो सब हमें बताया। जैसे पहला है इकोनॉमिक इश्यूज़। तो इकोनॉमिक इश्यूज़ में हम क्या पढ़ने वाले देखते हैं अभी, जैसे कि दिया है पहला, फ्री फ्लो ऑफ फाइनेंस कैपिटल। तो कोई भी जैसे इंडस्ट्री या फिर कोई भी बिजनेस है, उसमें कभी भी इन्वेस्टमेंट लगता ही है। मतलब कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं जैसे लाखों करोड़ों में। तो ये जो इसकी वजह से क्या होता है इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर इम्पेक्ट होता है, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि नेगेटिव तो एकदम चांस ही नहीं है, वो बहुत रेयर केस में है। अगर एकदम जो भी कंपनी एकदम अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पा रही है या फिर उसका मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है तब, तो इंडस्ट्री अगर कोई भी सेटअप करनी है तो उसके लिए फाइनेंस लगता है। तो इन्वेस्टमेंट एक इंडस्ट्री को हेल्प करती है एकदम अच्छे से ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि उसको फाइनेंस का सपोर्ट मिलता है। और बाद में इन्वेस्टमेंट जो भी रहती है वो गवर्नमेंट भी कर सकती है, गवर्नमेंट भी करती है और प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल, जैसे कि अगर रिलायंस हुआ तो ये भी कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, या फिर जैसे कि स्नैपडील हुआ या फिर जो भी दूसरे अन्य कंपनी है, ऐसे सब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है और एक गवर्नमेंट की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट होती है। तो अगर जैसे कि इंडिया की सब अलग-अलग प्राइवेट कंपनी जैसे टाटा हो गए, रिलायंस हो गए, तो इन्होंने बहुत सारी अमेरिकन और यूरोपियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो भी कंपनीज़ है या तो इन सब जगहों में इन्वेस्टमेंट अपना किया हुआ है। उधर के जो भी अलग-अलग कंपनियों में। और जैसे कि इंडिया का ये गवर्नमेंट कंपनी है ओएनजीसी, नेशनल गैस कॉर्पोरेशन, तो इसने भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की गई है अलग-अलग कंट्रीज़ में। तो जैसे कि और बाद में फॉरेन कंपनीज़ हैं, उन्होंने भी इंडिया की जो भी अलग-अलग कंपनी है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट, जैसे वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में इन्वेस्टमेंट किया था बहुत सारे करोड़ों करोड़ों रुपए का। इस तरह से ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है? ग्लोबलाइज़ेशन की वजह से। तो जो भी इन्वेस्टमेंट होती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे भी हो सकती है उस सेक्टर में या फिर कंज़्यूमर सेक्टर में भी। जैसे कि फॉरेन कंपनीज़ है जो भी, उन्होंने जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया है वो कौन से में, जैसे एयरपोर्ट बनाने में, न्यूक्लियर पावर प्लांट बिल्ड करने में, ऐसे। और बाद में जो भी अलग जैसे कंज्यूमर सेक्टर, मतलब जो मैकडॉनल्ड हुआ या फिर बर्गर किंग हुआ, पिज़्ज़ा हट हो, या आपको आज जो भी मेट्रो सिटी है या मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ पर ये सब आपको मिल जाएँगे। मैकडॉनल्ड्स हुए, बर्गर किंग हो या फिर पिज़्ज़ा हट, ये सब आपको बताता कि फ़ॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो कितने लेवल पे हो रहा है, ये सब। तो प्राय 1990 के पहले ये जो इन्वेस्टमेंट इस तरह के अभी हो रहे हैं, वो 1990 के पहले इतने पॉसिबल या फिर बहुत कम थे एकदम, मतलब 1% या फिर 10 to 15%, लेकिन आज एकदम बहुत लार्ज स्केल पे हो रहे हैं।
तो 1990s के पहले ये इन्वेस्टमेंट सब इतना कम क्यों होते थे, क्योंकि पहले गवर्नमेंट के जो रूल्स रहते थे कंपनी के लिए, वो बहुत इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे। मतलब उनको बहुत रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते थे, बहुत डॉक्यूमेंटेशन होता था। इसलिए बहुत सारी कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या बोलते हैं, रेडी नहीं रहते थे। तो उनको एक बाद में, लेकिन जैसे 1990 के बाद या फिर 2000 में गवर्नमेंट ने बहुत सारी कंट्रियों के गवर्नमेंट ने अपने रूल्स और रेगुलेशंस को रिलैक्सेशन दिया, और कंपनियों को इजीली इन्वेस्टमेंट के लिए प्रो मतलब ऐसा मोटिवेट किया या फिर इंसेंटिव्स दिए कि आप हमारे कंट्री में आए और इधर हमारे कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करें। और जो हमारे इंडिया की कंपनी थी उन्होंने भी बाद में धीरे धीरे फॉरेन की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना, मतलब ये अभी गिव एंड टेक, मतलब इंडिया फॉरेन की कंपनी भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रही थी, और इंडिया की भी जैसे टाटा हुए, रिलायंस हुए, इन्होंने भी बाहर की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया। तो इसकी वजह से जो कैपिटल था या फिर जो भी फॉरेन का डॉलर या फिर जो भी मनी है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने लगा। और जैसे कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो इसको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, पैसों की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लेवल पे चाहिए इंडस्ट्री में, तभी जाके इसका डेवलपमेंट होगा। क्योंकि इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप नहीं है। इसके बहुत सारे, जैसे कि मुंबई में तो जैसे कि बहुत अच्छा डेवलपमेंट है इंडस्ट्री का, लेकिन बहुत सारे कंट्री स्टेट्स है जहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इतना अच्छा नहीं है। इसलिए इंडिया में रीजनल लेवल या फिर इम्बेलेंस ग्रोथ है। मतलब अगर एक ही स्टेट में जैसे कोई पार्ट एकदम अच्छा बहुत सारा था डेवलपमेंट, जैसे महाराष्ट्र में मुंबई बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, लेकिन जब हम मराठवाड़ा या फिर विदर्भ के साइड जाते हैं तो एकदम अंडर डेवलप्ड एरियाज, या फिर बहुत ऐसा इतना डेवलप नहीं कहा जा सकता। तो मतलब एक ही स्टेट में भी इम्बैलेंस है ग्रोथ का, डेवलपमेंट का। और बाद में पूरे इंडिया में जैसे एक स्टेट बहुत ज़्यादा डेवलप है, एक स्टेट बहुत कम डेवलप है, तो ये वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से इंडिया में बहुत ज़रूरत है फाइनेंशियल लेवल इन्वेस्टमेंट की, ये सब बताया गया है। तो लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है डोमेस्टिक फाइनेंस, वो बहुत लिमिटेड है। मतलब इंडिया में डोमेस्टिक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है, उसको बहुत लिमिट है, मतलब ज़्यादा नहीं हो पा रही है। तो इधर यही बताया गया कि ताकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, इसलिए गवर्नमेंट अपने रूल्स और रेगुलेशन से वो थोड़ा एकदम फ्लेक्सिबल कर रही है, और बाद में कंपनियों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए मोटिवेट या फिर प्रोमो इंसेंटिव्स दे रही है। तो क्योंकि अगर कंपनियां और इधर क्या बताया गया कि अगर कंज्यूमर सेक्टर में जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो अगर नहीं होगा तो भी चलेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, जैसे कि रोड बनाने में या फिर रेल बनाने में या फिर पोर्ट या फिर एयरपोर्ट। तो ये सब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो उससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो उससे ओवरऑल डेवलपमेंट होगा कंट्री का। लेकिन अगर कंज्यूमर सेक्टर में हो रहा है तो उससे इतना कंट्री को बेनिफिट नहीं होगा। तो ये सब बताया कि कम्युनिकेशन अगर अच्छा चाहिए हमारे कंट्री को, एक एक गुड मतलब ट्रांसपोर्ट अच्छा चाहिए, तो उसके लिए रोड्स भी अच्छे होने चाहिए, रेल भी होना चाहिए, और वाटर और मतलब एयरपोर्ट भी अच्छा डेवलप होना चाहिए। तो यही ये सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए इंडिया में। तो एग्जांपल्स ऑफ इंडियन इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड, मतलब इंडिया ने कौन से इन्वेस्टमेंट किए अब्रॉड, मतलब दूसरे कंट्रीज़ में, वो बताया गया है। जैसे कि टाटा ने जैगुआर लैंड रोवर इन यूके में किया है। टाटा ने मतलब उधर इन्वेस्टमेंट का टाटा कर रहा है। और जैसे ओएनजीसी का इन्वेस्टमेंट मैंने जैसे बताया था इधर आगे, कि अब्रॉड ओएनजीसी जो गवर्नमेंट की कंपनी है, वो फॉरेन में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जैसे इधर बताया कि ओएनजीसी विदेश लिमिटेड वियतनाम वियतनाम में ये सब इसका इन्वेस्टमेंट है। और जैसे माइक्रोसॉफ्ट इन इंडिया, ये क्या है एग्जांपल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, मतलब फॉरेन की कंट्रीज ने जो इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया में उसका एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट इन इंडिया और नेस्ले इन इंडिया इसका। तो अभी सेकंड जो है, वो जो कॉन्सेप्ट है ट्रेड का, उसके उसमें क्या चेंज है वो उसके बारे में हम पढ़ते हैं अभी। 1990s के बाद जो ट्रेड जो होती है उसमें जो चेंजेस हुए हैं उसमें वो हम देखने वाले हैं। तो पहले जो इंटरनेशनल ट्रेड होती थी 1990s के पहले, या फिर जो भी टाइम लाइन है, तो उसके पहले वो किसके बेसिस पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो किसके अंडर थे, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ एंड ट्रेड। तो ये जो एग्रीमेंट था इसके बेसिस पे इंटरनेशनल ट्रेड होती थी, मतलब इसमें जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए थे उसके बेसिस पे होते थे 1948 तक। लेकिन ये जो गेट था GAAT, जो भी आप बोलना है उस जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, वो एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं था बस, बट ये खाली एक एग्रीमेंट था कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड करते थे। तो 1995 में
गेट को रिप्लेस किसने कर दिया? वो डब्ल्यूटीओ ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी गेट की जगह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ गया। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये पहला ऐसा इंटरनेशनल बॉडी था जिसका मेन एम क्या था कि जो फ्री ट्रेड है उसको प्रमोट करे, सब कंट्रियों को परसुएड करके, जैसे कि सब कंट्रियों को परसुएड किस मामले में करना है कि आप जो भी इम्पोर्ट टैरिफ लगा रहे हैं किस भी कंट्री के एक्सपोर्ट पे, जो तो उसको एबोलिश कर दीजिए। जैसे कि इंडिया अगर इंडिया के जो भी अगर गुड्स इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका को, तो अमेरिका के लिए वो क्या हो गया? इम्पोर्ट। तो इंडिया उनके ऊपर कुछ टैक्सेस लगा देते थे, मतलब ज़्यादा, ताकि वो ए, अमेरिका में जब वो गुड्स जाए तो वो महंगे हो जाते थे इम्पोर्ट टैरिफ की वजह से, मतलब टैक्सेस लगाते थे अमेरिका इंडिया की गुड्स पे, अमेरिका में। तो उसकी वजह वो सब एबोलिश करने के लिए कहा गया डब्ल्यूटीओ ने। और एकदम फ्री ट्रेड, एकदम मतलब कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए, कुछ टैक्स नहीं होना चाहिए, कुछ कोटा नहीं होना चाहिए कि मतलब इतना इतना ही एक्स इम्पोर्ट हमारे इधर आना चाहिए। तो ये सब एकदम एबोलिश करने के लिए बोल दिया, और एकदम ट्रेड एकदम फ्री होने चाहिए, कुछ ऐसा ऑब्स्टेकल होना नहीं चाहिए। ऐसा डब्ल्यूटीओ का वो कहना था, और इन्होंने ऐसा करके दिखाया। तो डब्ल्यूटीओ एक इंटरनेशनल एजेंसी का इसका मेन क्या काम था कि जो रूल्स है इंटरनेशनल ट्रेड के, वो एकदम प्रॉपरली मेंटेन किया जाए, और कुछ उसमें कंट्री को प्रॉब्लम ना हो। तो जो ये डब्ल्यूटीओ था उसने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को प्रमोट किया कंट्रियों के बीच में, जैसे कि जापान और इंडिया वैसे वाला ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और जो भी बाद में कंट्री के बीच में ट्रेड को लेकर डिस्प्यूट थे, मतलब प्रॉब्लम थे, उसको सॉल्व करने में भी उसने बहुत नेगोशिएशन कर किया, मतलब ऐसा सॉल्व करने में मदद किया, और जो गवर्नमेंट के बीच में भी डिस्प्यूट चलते थे उसको भी सॉल्व किया। तो ये सब इसके बारे में बताया है में कि ट्रेड जनरली कमोडिटी में होती है, मतलब एक कंट्री, कोई कोई भी कंट्री वो दूसरी कंट्री को कुछ भी प्रोडक्ट या फिर कुछ भी कमोडिटी सेल कर रही है या फिर उधर बेच रही है, तो वो रहता है कमोडिटी। लेकिन जैसे 1990 के और फिर बाद में और इधर ये भी दिया है कि कमोडिटी कैसे आयरन ओर हुआ, कोल हुआ, ऑयल हुआ, या फिर पेरिशेबल कमोडिटी, जैसे कि जो कुछ दिनों बाद एकदम मतलब ख़राब हो जाते हैं, जैसे वेजिटेबल्स हुए, फ्रूट्स हुए, फ्लावर्स हुए, सीड्स हुए, ये सब उसके एग्जांपल्स है। तो लेकिन 1990 के बाद ये जो टर्म था ट्रेड, ये इसका ये थोड़ा मतलब ऐसा नैरो होके बहुत ब्रॉड होने लगा, मतलब ये बहुत अलग अलग चीज़ों को कवर करने लगा। तो 1990 के बाद जो सर्विसेज थे वो भी ट्रेड में आने लगे। सर्विसेज मतलब जैसे बैंकिंग हुआ, ये या फिर इंश्योरेंस हुआ, तो ये भी इसमें ट्रेड के अंदर आने लगे। तो इनको भी लेके रूल्स बनाए गए ट्रेड करने के लिए। तो बाद में ये धीरे धीरे बाद में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसमें भी ट्रेड होने लगी। जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब कोई भी, जैसे कि कंट्री ने कोई भी प्रोडक्ट का पेटेंट करा लिया, बाद में उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। या फिर जैसे कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, जैसे कि आप देख सकते हो अमूल अमूल का लोगो लोगो कैसा है, तो वो अमूल का ये लोगो है, ये बाद में कोई भी दूसरी कंपनी या फिर कोई भी डेयरी कंपनी ये लोगो यूज़ नहीं कर सकती। या फिर जो गूगल का ये लोगो या फिर जो भी है, ये दूसरी कंपनी उसके प्रोडक्ट या फिर जो उसके ऊपर यूज़ नहीं किया, या फिर आईफोन का हुआ या फिर नाइकी का हुआ, मैकडोनल्ड, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के एग्जांपल है। फिर सी पॉइंट में क्या दिया है ट्रेड में, एरिया ऑफ ट्रेड में, वो है कि कंटेनर का कार्गो शिप का यूज़ करने में, मतलब कंटेनर कार्गो शिप ये बहुत सारे मतलब गुड्स एक टाइम पे ही पहुंचा देती है दूसरी जगह में, मतलब पार्सल कर देती है। तो क्योंकि पहले इतना जो भी टेक्नोलॉजी या फिर वो डेवलप नहीं था, टेक्निक वो सब, तो लेकिन धीरे धीरे ये फिर डेवलप हुआ। तो आज मतलब बहुत सारे अगर बल्क मतलब जो कुछ दिनों में मतलब एक एक करके पहुंचते थे, आज वो एक ही कंटेनर में बहुत सारे गुड्स एक ही साथ पहुंचा सकते हैं हम दूसरे बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ में। तो ये बेनिफिट हुआ। और जो पोर्ट फैसिलिटीज़ एकदम मतलब पहले इतनी अच्छी डेवलप नहीं थे, तो अभी वो बहुत एकदम टेक्नोलॉजीली एकदम डेवलप की गई है, और इजीली मतलब उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कंटेनर कार्गो रिवॉल्यूशन था, इसने जो ट्रेड होती थी उसको पूरा एकदम चेंज कर डाला पूरा, मतलब ये इसके बारे में बताया, और कुछ नहीं है। तो ये आप एग्जाम पिक्चर दे सकते हैं कि कंटेनर कार्गो कैसा दिखता है। इसमें आप देख सकते हैं कितने सारे मतलब कंटेनर इसमें मतलब समा पाए हैं।
तो जैसे कि आप देखते हैं कि लॉरी या फिर जो भी आप देखते हैं ना, एक उसके पीछे एकदम बड़े-बड़े कंटेनर, वो ट्रक या फिर जो भी उन लोग लेके जाते हैं, तो ये सब एक-एक कंटेनर ये इसमें कितने छोटे लग रहे हैं, तो वो सब इसमें कितने सारे एक साथ सामान, कम से हज़ारों कंटेनर इसके ऊपर ये कैरी करके जा रहा है। तो ये थोड़ा गेट के बारे में दिया है, जनरल ट्रेड एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज के बारे में, क्योंकि मैंने बताया था 1990s के बाद में सर्विसेज भी ट्रेड में इंक्लूड होने लगे, तो उसके लिए भी एक ट्रीटी बनाई गई थी डब्ल्यूटीओ के द्वारा। वो 1995 में एकदम एग्जिस्ट होने लगी। तो ये क्यों बना, ट्रीटी को क्रिएट किया गया था, क्योंकि जो मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम था सर्विसेज में, उसको इंक्लूड करने में इसलिए बनाया गया था। और बाद में थोड़ा और दिया है, आप इतने पढ़ लो आप। और थर्ड थर्ड जो दिया है, राइज ऑफ ट्रांसनेशनल कंपनीज। ट्रांसनेशनल कंपनीज, तो ट्रांसनेशनल कंपनीज मतलब पहले कोई भी कंपनी अपने कंट्री में ही रहती थी, और काम करते थे, उसका जो भी बिजनेस था वो उस कंट्री के अंदर अंदर ही पॉसिबल था, मतलब दूसरे कंट्री में वो नहीं जाते थे, या फिर उधर उसका जो भी बिजनेस था वो काम मतलब करते नहीं थे। लेकिन अभी ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में आज एक ही कंपनी के जो भी ब्रांचेस है, या फिर उसने अलग अलग कंट्रीज में सेटअप किया, जैसे अमेरिका का ये मैकडोनल्ड है। तो मैकडोनल्ड खाली अमेरिका में नहीं है, वर्ल्ड के एकदम बहुत सारी कंट्रीज है, 40 to 50+ कंट्रीज, उसमें मैकडोनल्ड आज अपनी सर्विसेज दे रहा है, या फिर उसके जो भी प्रोडक्ट्स आज बेच रहा है। तो ये ट्रांसनेशनल कंपनीज होते हैं। तो 1990s के पहले तक, या फिर 1990s से क्या होता था कि गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था इकोनॉमिक सेक्टर में, मतलब कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे होनी, मतलब कितना प्रोड्यूस होना चाहिए और कहाँ प्रोड्यूस होना चाहिए और कौन प्रोड्यूस करेगा, ये सब गवर्नमेंट के अंडर था, मतलब। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा प्राइवेट सेक्टर का रोल जो था वो बढ़ने लग गया, और गवर्नमेंट ने अपना थोड़ा हाथ पीछे ले लिया, और प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा मतलब आगे आने के लिए उसको प्रमोट किया, फिर उसको इंसेंटिव दिया, और उनको बोला कि आप अभी थोड़ा इकोनॉमी का आप भी ध्यान रखो, और उसको एकदम बूस्ट करने में आप अपना रोल निभाओ। तो बाद में 1990s के बाद एकदम प्राइवेट सेक्टर एकदम बहुत अच्छे से काम करने लगा, और धीरे धीरे उनकी जो ग्रोथ थी वो एकदम बढ़ने लगी। और धीरे धीरे बाद में उन्होंने अपने अपने जो भी ब्रांचेस थे वो अलग अलग कम नेशंस में, अलग अलग कंट्रीज में उन्होंने सेटअप किया, और बाद में वो धीरे धीरे मल्टीनेशनल कंपनीज में, मतलब नेशनल, पहले खाली वो एक कंट्री की कंपनी थी, तो उधर ही तक ही काम करते थे। तो मल्टीनेशनल मतलब बहुत सारे जब कंट्रीज़ में उनका कंपनी सेटअप किया जाता है, या फिर उसके ब्रांचेस सेटअप किया, तो उन्हें हम एमएनसीज बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज। आपने बहुत बार ये नाम सुना होगा, ये टर्म एमएनसीज। तो जब एक कंट्री दूसरे फॉरेन लैंड पे या फिर वो अलग कंट्री में काम करती है, तो उसे हम मल्टीनेशनल कंपनी ये बोलते हैं। तो ये सब क्यों पॉसिबल हो पाया, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को आगे आने के लिए कहा, या फिर उनको पूरा इकोनॉमी को संभालने का रोल दे दिया, इसलिए। तो इसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर का जो आज बहुत सारा इकोनॉमी में इम्पैक्ट है, या फिर जो रोल है, वो एक कॉमन इंडिविजुअल को कैसे इम्पैक्ट करता है, ये इसके बारे में पता है। जो इम्पैक्ट हुआ है प्राइवेट सेक्टर की वजह से, वो है कि लेबर मार्केट के ऊपर। लेबर मार्केट मतलब जो लोग मतलब ऐसा एम्प्लॉयड है, या फिर जो सैलरी के बेसिस पे काम करते हैं कंपनी में या फिर किधर भी, उसे हम बोलते हैं लेबर मार्केट, वर्किंग फोर्स। तो जैसे कि जो प्राइवेट सेक्टर को जैसे क्या हुआ कि माइग्रेशन लोगों का बहुत बढ़ गया है। स्किल्ड, एक तो स्किल्ड लोगों का मतलब जिनको एकदम पूरा स्किल्स है उनके पास, एकदम पढ़े हुए, या फिर जो भी उसको प्रोफेशनल है, उन्हें बोलते हैं हम स्किल्ड लेबर। और सेमी स्किल्ड लेबर मतलब उनको हाँ ठीक ठाक एकदम आता है, ज़्यादा कुछ उनको नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ का, उसे हम सेमी स्किल्ड बोलते हैं। तो इनका जो माइग्रेशन है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, वो आज के टाइम पे या फिर 1990s के बाद बहुत बढ़ गया था। तो इंडिया का जो लेबर है, इंडिया का लेबर मार्केट, या फिर इंडिया के जो वर्किंग पॉपुलेशन है, वो आज वेस्ट एशिया में, मतलब सऊदी अरब हुआ, दुबई हुआ, या फिर ओमान हुआ, कुवैत हुआ, इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है। और अफ्रीका में हुआ, अमेरिका में हुआ, और यूरोप, और भी बहुत सारे कंट्रीज है, लेकिन ये प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं। इधर इंडिया का जो वर्किंग फोर्स है वो, या फिर लेबर पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो जो प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ होने लगा, उसने मतलब बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड किया है। मतलब जैसे प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ होने लगा, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों के लिए एक रोज़गार मतलब पैदा किया है।
ये सब बताया जैसे कि, और बाद में उस लोगों को सर्विसेज सेक्टर में भी जॉब मिलने लगा। सर्विसेज सेक्टर मतलब कैटरिंग हुआ या फिर डिलीवरी ऑफ गुड्स हुआ। अमेज़न पे आप देखते हैं कि आपको गुड्स कैसे मिलता है कि कोई भी डिलीवर करने आता है डिलीवरी बॉय, और या फिर ट्रांसपोर्ट के थ्रू, या फिर ये सब मतलब सर्विसेज में आता है। ये भी मतलब बताया गया कि प्राइवेट सेक्टर की वजह से सर्विसेज में भी कितना ग्रोथ हुआ है और लोगों को कितना एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है मतलब, ये सब। और सेकंड में क्या है कि जो स्मॉल इंडस्ट्री या फिर शॉप्स है, मतलब जो ज़्यादा इनका टर्नओवर या फिर उनका लार्ज स्केल पे बिजनेस नहीं है, उनको बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि जो मल्टीनेशनल कंपनी है इनके पास तो बहुत इन्वेस्टमेंट होता है और इनका जो मार्केट बेस है वो बहुत बड़ा रहता है, और क्वालिटी के मामले भी बहुत अच्छे होते हैं, और इन लोग लो प्राइस पे भी इनके प्रोडक्ट्स मतलब ऐसे अवेलेबल करवा देते हैं। लेकिन जो स्मॉल इंडस्ट्री या फिर छोटे जो शॉप्स वाले हैं, वो इनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो पाती है इनको। और लेकिन तो बाद में जो ये कंपटीशन है मल्टीनेशनल कंपनी के बीच में और जो छोटे शॉप्स या फिर स्मॉल इंडस्ट्री है, तो इसमें कौन सस्टेन कर पाता है, जो एकदम कम्पीट कर पाता है वही इसमें सर्वाइव कर पाता है, या फिर जो एफिशिएंट है एकदम, उनके जो सर्विसेज एकदम उनके कस्टमर्स को वो प्रोवाइड कर पा रहा है, वो वाले स्मॉल स्केल या फिर स्मॉल शॉप्स वाले इसमें टिक पाते हैं। जैसे कि जो बड़े बड़े एकदम ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं और फिर मॉल रहते हैं सिटी में, उनके रहते भी जो दूसरे शॉपकीपर से छोटे दुकान वाले या फिर वेजिटेबल या फिर फ्रूट्स बेचने वाले, वो भी तो भी उन लोग के पास जो कस्टमर्स है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब तो भी लोग उनसे खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत अपने जो सर्विसेज है वो एकदम एफिशिएंटली दे रहे हैं, या फिर एकदम सही रीजनेबल प्राइस उनको चार्ज कर रहे हैं, या फिर उन्होंने जो भी टेक्निक या फिर बिजनेस आइडियाज़ या फिर उनके जो लगा रहे वो इनका काम कर रहा है, इसलिए उन लोग टिक पा रहे हैं। नहीं तो आज के टाइम पे टिक पाना मुश्किल है इन मल्टीनेशनल कंपनीज के सामने, ये इधर। और जो तीसरा इम्पैक्ट हुआ है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर पे। तो जो आज मतलब जो किसान है वो अपने जो गुड्स है वो एकदम डायरेक्टली कंपनीज को बेच पा रहे हैं, ये इम्पैक्ट हुआ है तीसरा। आज इन्होंने मतलब नए नए टेक्नोलॉजी लाके, और इन्होंने जो किसान से या फिर फार्मर से उनके जो गुड्स रहते हैं वो फॉरेन में भी बेचना चालू कर दिया, या फिर उनको एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया, मतलब उनसे फार्मर से इन लोग खरीदते हैं और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, और फिर बाद में उन लोग एकदम पैकिंग या फिर जो भी करके उन लोग बाद में फॉरेन में एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे एक्सपोर्ट कौन सी चीज़ें, जैसे मरीन प्रोडक्ट्स हुए, और फिर बाद में मेड हुआ, या फिर राइस, या फिर स्पाइसेस, कॉटन, फ्रेश फ्रूट्स, ग्राउंडनट, वेजिटेबल, शुगर, कॉफ़ी, ये सब एग्जांपल दिए हैं। ये अब सब तीनों इम्पैक्ट हमने पढ़ लिया। अभी ये थोड़ा क्या बताएं कि मल्टीनेशनल कंपनीज क्या रहता है, कि इज़ अ कंपनी डेट इज़ ऑपरेटिंग इन सेवरल कंट्रीज बट हैज़ वन होम कंट्री फ्रॉम वेयर इट कंट्रोल्स ऑल द बिजनेस है। तो एक मल्टीनेशनल कंपनी वो रहता है कि एक तो उसका होम कंट्री रहता है, जिधर से वो जितने भी उसके अलग अलग कंट्रीज़ में उसके जो ब्रांचेस है उसको कंट्रोल करता है। तो जैसे कि कोई भी कंपनी इंडिया में, उसका इधर ही मतलब पूरा ग्रोथ हुआ, इधर से ही इधर इसने स्टार्ट किया, तो ये उसके हो गई पेरेंट कंपनी। फिर बाद में जो भी दूसरी कंट्रीज़ में ये अपने ब्रांचेस सेटअप करेंगे, तो उनको ये इधर से ही कंट्रोल करेगा, मतलब इसका हेडक्वार्टर इधर रहेगा और बाद में उसके जो ब्रांचेस है उनको ये इधर से कंट्रोल करेगा। जैसे एग्जांपल इधर दिया गया है कि बजाज हुआ, डाबर हुआ, आदित्य बिरला, ओएनजीसी, अमूल, गोदरेज, विप्रो, ये सब एग्जांपल है मल्टीनेशनल कंपनी। ट्रांसनेशनल कंपनी क्या होता है, ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी जैसा ही है। तो इसमें क्या होता है कि ये एक बॉर्डरलेस, इट डज नॉट कंसिडर एनी पर्टिकुलर कंट्री एज इट्स बेस होम और हेडक्वार्टर्स। तो ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन ये कैसे रहता है कि इनका एक फिक्स नहीं रहता कि ये हमारा पेरेंट कंपनी इस कंट्री में ही रहेगा, मतलब इधर से हम सब कंट्रोल करेंगे, मतलब सब दूसरी जगह में जितने भी कंट्री दूसरी कंट्रीज़ में हमारे जो ब्रांचेस है उनको हम इस पर्टिकुलर कंट्री से कंट्रोल करेंगे। तो इनका ऐसा फिक्स नहीं रहता। सब जो हर कंट्री में जो इनका कंपनी है वो अपने हिसाब से काम करेगा, मतलब इनका एक ऊपर का हेड या फिर ऐसा कोई कंपनी रहता नहीं है। तो इसे हम ट्रांसनेशनल कंपनीज बोलते हैं, जैसे कि नेस्ले हो गया, बेयर हो गया, यूनिलीवर हो गया, और साइमेंस हो गया, जनरल इलेक्ट्रिक हो गया। सो सर्विस सेक्टर क्या है, ये एक थर्ड टाइप का थर्ड ऑफ द थ्री ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सेक्टर है। जैसे कि पहला रहता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा रहता है सेकेंडरी, और सर्विसेज सेक्टर, ये टर्शियरी सेक्टर में हमारे सर्विसेज सेक्टर रहता है। तो प्राइमरी सेक्टर क्या इंक्लूडेड है इसमें, जैसे फार्मिंग हुआ, माइनिंग हुआ, फिशिंग हो गया। सेकेंडरी सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और सर्विसेज सेक्टर मतलब जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मतलब हाउस कीपिंग हो गया, सिक्योरिटी हुआ, या फिर टीचिंग हो गया, डॉक्टर्स रहते हैं, ये सब आता है हमारा सर्विसेज सेक्टर में आता है।
डिफरेंट डिफरेंट अभी हमें देखने वाले पॉलिटिकल इश्यूज़। तो अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, तो जो पॉलिटिकल इश्यूज़ है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, पार्ट में देखेंगे। तो आप अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर दो। और पूरा चैप्टर होने के बाद हम इसके जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर है, वो हम आपको सॉल्व करके एक वीडियो में बता देंगे।